हेलो, नमस्ते सभी को। हमारा शब्द शक्ति का टॉपिक समाप्त हो चुका है और जैसा कि कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि टेस्ट सीरीज कब आएगी या टेस्ट सीरीज, तो मैं आपको बता दूं और मैंने उन क्लासों में भी बताया था कि आपकी टेस्ट सीरीज भी इसी यूट्यूब चैनल पर रहेगी। लेकिन इसका शेड्यूल थोड़ा चेंज कर दिया। हमने सोचा था कि बाद में टेस्ट सीरीज करवाएंगे प्रत्येक टॉपिक ख़त्म होने के बाद, सिलेबस ख़त्म होने के बाद। लेकिन अब टॉपिक वाइज ही टेस्ट सीरीज होगी। जो टॉपिक आपको करवाया जाएगा उसकी समाप्त होते ही उसी टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट होगा आपका। तो शब्द शक्ति का टॉपिक समाप्त हो चुका है, उसी का टेस्ट है आज। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ क्या कहलाता है? अभिधार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या प्रतिमानार्थ, गम्यार्थ, ध्वन्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या उपयुक्त सभी। तो प्रयुक्त सभी तो हो नहीं सकते क्योंकि तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ हैं, तीन भेद है शब्द शक्ति के और उनसे तीन प्रकार के ही अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो अभिधार्थ, अभिधा का अर्थ मुख्य अर्थ और वाच्यार्थ बोलने वाले का जो तुरंत सीधा सरल अर्थ निकल जाए वाच्यार्थ होता है, ये निकलते हैं अभिधा शब्द शक्ति में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। प्रतिमानार्थ, गम्यार्थ, ध्वन्यार्थ, ध्वनि का जो ही सुनने वाला अपनी कल्पना के अनुसार अलग अलग अर्थ लगाता है, ध्वनि का अर्थ हो जाएगा। और व्यंग्यार्थ, व्यंग के आधार पर जो अर्थ निकलता है, तो ये चारों हो जाएंगे व्यंजना शब्द शक्ति के अर्थ। और ये लक्ष्यार्थ जो है ये हो जाएगा हमारा लक्षणा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये कुछ कथन हैं, इनको डेफिनेशन भी समझ सकते हैं शब्द शक्ति की। तो यहाँ पे लिखा होता है कि उक्त कथन किसका है। अभी लिख देते हैं, उक्त कथन किसका है। तो ये देखना है आपको, ये कथन भिखारी दास का है या कुलपति मिश्र का, केशव दास का या देव का। तो अधिमा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये है कवि देव का। ठीक है, कथन ये कवि देव की पंक्तियां हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीवन में रात विदा होती, अब शीघ्र सवेरा आएगा, उक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? जीवन में रात विदा होती, अब जीवन में रात तो विदा होती है, शीघ्र सवेरा भी आता है, लेकिन ये सीधा अर्थ नहीं दे रहा। इनमें कुछ अन्यत्र अर्थ निकल रहा है, कुछ अलग अर्थ निकल रहा है। और वो अर्थ किस आधार पर निकल रहा है वो देखना है। वो व्यंग के आधार पर निकल रहा है या लक्षण के आधार पर निकल रहा है। ठीक है, तो जीवन में रात विदा होनी, रात क्या होती है? रात अंधेरी होती है, काली रातें होती हैं। जो हमारे जीवन में दुख होते हैं उन दुखों का संकेत देती हैं। जो जीवन में जो रातें होती हैं वो हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता है, दुखों का संकेत देती हैं। और शीघ्र सवेरा आएगा, सवेरा उजाला होता है सवेरा, और हमारे जीवन में उजियारा भर देता है। तो सवेरा किसका संकेत करता है? सुख का। तो दुख के बाद सुख आना, दुख के बाद सुख आना। रात, अंधेरी रात के लक्षणों के आधार पर उसे दुख या कठिनाइयों से भरा हुआ माना जाता है। और सवेरा उजाला फैलाने, प्रकाश हमारे जीवन में रोशनी लाने, इनके अर्थ में, इनके लक्षणों के आधार पर जीवन में खुशियों से भरा हुआ जीवन माना जाता है। तो लक्षणों के आधार पर इनका अर्थ लिया गया है दुख और सुख, अर्थात दुख के बाद ही सुख आता है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, रेखांकित शब्दों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये दिनकर जी की कविता है। दिनकर जी की कविता है, जब पांडव 13 साल का वनवास, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटकर जब वापिस आए थे, तो कौरवों ने उनको उनका राजपाट जो था, उनका हक था, अधिकार था, वो देने से मना कर दिया था। तो श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा के भी आए थे, लेकिन वो नहीं माने। तो पांडवों ने
कहा था कि हम उनको क्षमा कर देते हैं, हमें केवल 5 गाँव दे दो। काफ़ी लंबी कहानी है, पूरी कविता नहीं सुनानी है, लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा था कि क्षमा भी उसे ही शोभा देती है। अगर तुम किनको क्षमा कर रहे हो, क्षमा उनको शोभा देती है जिस भुजंग को जिसके पास गरल हो, अर्थात जिनके पास शक्तिशाली हो। कौरव आपसे शक्तिशाली कभी नहीं हो सकता, अर्थात तुम उनसे शक्तिशाली हो, उनसे युद्ध करके भी तुम उनको पराजित कर सकते हो, इसलिए उनको क्षमा शोभा नहीं देती है। तो भुजंग किन के लिए आया है? पांडवों की शक्ति के लिए आया है भुजंग तो। और गरल किसके लिए आया है? भुजंग तो सॉरी पांडवों के लिए आया है, और गरल किसके लिए आया है? उनकी शक्ति के लिए आया है। जैसे कोई भी जहरीला सर्प होगा, किसी को काट लेगा तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी, और बहुत सारे ऐसे सर्प हैं जिनके जहर का असर नहीं होता, तो उसी व्यंग्य के अर्थ में लिया गया है इसको। तो ये आ जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का चहुमुखी विकास हो रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? चहुमुखी विकास हो रहा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है, या व्यंजना, या कोई नहीं? तो अभिधा तो है नहीं कि राजस्थान का चारों ओर से कहाँ विकास हो रहा है, ये तो व्यंग्य किया गया है कि राजस्थान का अच्छी तरह से विकास नहीं हो रहा है, व्यंग्यार्थ हो रहा है, चारों ओर से कहीं भी कोई विकास हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में विकास चल रहा है, लेकिन चारों तरफ से हर क्षेत्र में हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजना शब्द शक्ति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लक्षणा शब्द शक्ति की विशेषताएं बतानी आपको क्या क्या है। इसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल ग्रहण किया जाता है। अन्य अर्थ तो व्यंजना में भी ग्रहण किया जाता है, लेकिन व्यंजना में श्रोता या पाठक अपनी कल्पना के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकालता है, लेकिन लक्षणा में केवल लक्षण के आधार पर एक ही भिन्न अर्थ निकलता है, केवल एक अर्थ निकलता है, ठीक है। तो इसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। पूछा क्या है? सही नहीं है। यह अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति के दो मुख्य भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो इनके अन्य अर्थ रूढ़ि और प्रयोजन पर आधारित होते हैं, ये ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाता है। लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल गलत है, संबंध होता है। जिसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, या वह शेर है, या गाय घास चर रही है, ठीक है, आदि एग्जाम्पल थे। और एक दिया था मैंने, गधा घास चर रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो अभिधा वाला अर्थ हो गया। लेकिन इसी के बाद दूसरा वाक्य आ जाए हमारा, मेरा मित्र गधा है, तो यहाँ पर गधे के जो लक्षण है तभी तो हम उसका अर्थ निकालेंगे मूर्ख। अब गाय की जगह तो हम मूर्ख अर्थ देंगे नहीं, तो इससे कोई संबंध नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से घनिष्ठ संबंध होता है, वाच्यार्थ के बिना लक्ष्यार्थ उसके लक्षणों का कोई महत्व नहीं होता, लक्षण ही नहीं निकलते हैं, वाच्यार्थ होगा तभी तो लक्ष्यार्थ निकलेगा, तो ये संबंध होता है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा इसके मुख्य भेद हैं, बिल्कुल सही है। ये पहले भी आ चुका है कि अन्य अर्थ रूढ़ि और प्रयोजन पर आधारित होता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के दो मुख्य भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। वैसे दो और भी मैंने बताए थे भेद, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही होते हैं, मैंने उस टाइम भी बता दिया था। ये भी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन पाए पखारे के नाव चढ़ाई आयसु होत कहा है, तुलसी सुनी केवट के वरबैन, हंसे प्रभु जान की ओर आ है। तो आपको पता ही है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं और रामचरित मानस से ली गई हैं। जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे तो वहाँ पर केवट से, जो मांझी होता है नाव चलाने वाला होता है, उसे नाव मांगते हैं और वह जिद करने लगता है कि मैं आपके पैर धोए बिना नाव पार नहीं करवाऊंगा, नदी पार नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक कहावत, एक उक्ति लोगों से सुन ली थी कि अहिल्या
का जो उद्धार है वो भगवान राम के पैरों की धूल से हुआ था। ठीक है, तो वह इसी भक्ति में आकर, भगवान भक्ति में लीन होकर भगवान के पैर धोना चाह रहा था और भगवान से विनती करता है कि पखारी, पखारी का अर्थ ही धोना होता है, मैं आपके पैर ही धोकर ही नाव पर चढ़ाऊंगा। और ऐसा वह कहता है। तुलसीदास कहते हैं कि केवट कौन होता है? मांझी। मांझी मांझी के वर बैन, बैन क्या होते हैं? वचन। अब उस मांझी के केवट के वचन को सुनकर प्रभु श्री राम जानकी सीता की ओर देखकर हंसने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनके कोई और भी शब्द, केवट की जगह मांझी भी रख दें, प्रभु की जगह भगवान श्री राम का भी नाम रख दें और जानकी की जगह सीता नाम रख दें, तो ये एक अर्थक शब्द है। जानकी किसका अर्थ दे रही है? माता सीता का। और प्रभु श्री राम के लिए आया है और केवट मांझी के लिए आया है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी आर्थी व्यंजना। मैंने बताया था कि एकार्थक शब्दों का प्रयोग कहाँ पे होता है? आर्थी व्यंजना में। और अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है? शाब्दी व्यंजना में। अगर इनके शब्दों की जगह दूसरे शब्द रखने पर व्यंग खत्म हो जाता तो यहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती, केवल शब्द से ही व्यंग निकलता, लेकिन यहाँ तो अर्थ से भी व्यंग निकल रहा है। भी मांझी होता, राम होता, सीता होती तो भी क्या बदल जाता। भी मांझी भगवान श्री राम से कह रहा है कि मैं आपके पैर धोए बिना नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, और उनके ऐसे वचन सुनकर प्रभु श्री राम जो है माता सीता की ओर देखकर हंसने लगते हैं। क्या फर्क पड़ जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर शब्दों के पर्यायवाची रखने पर भी व्यंग समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्थी व्यंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभी मैंने बताया था कि लाला लाजपत राय तो एक मनुष्य है, इंसान है, वे पशु कैसे हो सकते हैं? शेर एक पशु विशेष है, अर्थात उसके गुणों के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर उनको शेर बताया गया है। शेर की तरह, सिंह की तरह शक्तिशाली होंगे। ठीक है, और सभी को पता ही है होंगी, क्या थे ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पांव चलाया करो ताकि स्वस्थ रह सको, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? हाथ पांव चलाया करो, हाथ पांव चलाने से क्या अर्थ है? शरीर के पूरे ही अंगों को चलाया करो, सारे अंग ही स्वस्थ रहेंगे। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे पूरे शरीर के अंग काम में आते हैं। हाथ से कोई कार्य करते हैं, पैर से भी करते हैं, नाक से श्वास लेने का कार्य करते हैं, आंखों से देखने का कार्य करते हैं। तो शरीर के सभी अंगों से कोई ना कोई कार्य करते हैं, इसलिए वे स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाथ पाँव का अर्थ भी जुड़ा हुआ हो। मैंने बताया था कि लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति है, लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी है? इसमें उपादान लक्षणा है जिसमें हाथ पाँव का मुख्य अर्थ भी जुड़ा हुआ हो, मुख्य अर्थ, वाच्यार्थ भी शामिल हो। ठीक है, व्यंग अलग से लक्षण के आधार पर अन्य अर्थ तो निकलता हो, लेकिन उसमें मुख्य अर्थ भी शामिल हो। हाथ पाँव चलाया करो, अर्थात शरीर की योगा वगैरह व्यायाम है वो करना चाहिए। शरीर के सभी अंगों का जो है स्वास्थ्य के लिए, योगा करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, शिथिल नहीं रहना चाहिए। उनमें हाथ पाँव भी चलाना चाहिए। ठीक है, हाथ पाँव का अर्थ भी उनमें शामिल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपादान लक्षणा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर आहट पर उनके कान खड़े हो जाते थे, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ पर हर आहट पर उनके कान खड़े हो जाते थे। अब यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से शब्द शक्ति नहीं आए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, तो जितने भी मुहावरे हैं वो तो याद ही रख लेना। सारे मुहावरे किस में आ जाएंगे? रूढ़ि लक्षणा में। ठीक है, सारे कान खड़े होना एक मुहावरा है। भी किसी की भी आहट पर किसी के कान तो खड़े होते नहीं है, कान तो शरीर का एक अंग है और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, केवल सुनने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो कान खड़े नहीं होते, यहाँ पर लक्षण है, लेकिन ये मुहावरा है। कान खड़े होना अर्थात किसी की भी आहट को ध्यानपूर्वक सुनना या चौकन्ना हो जाना, रूढ़ि लक्षणा हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सिंह कौन? सिंह कौन? कोई भी शक्तिशाली वर्ग। ठीक है,
शक्तिशाली व्यक्ति। और गीदड़ कौन? कमजोर, कायर, डरपोक, भीरू। ठीक है, इन्हीं का पर्यायवाची है भीरू। डरपोक हो जाएगा, कायर कमजोर हो जाएगा। गीदड़ किसके लिए आया है? कमजोर व्यक्तियों के लिए। और सिंह किसके लिए आया है? शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए। जब कोई भी, अब सिंह है, यहाँ पे आप अर्थ लगा सकते हो कि पशु है वो तलवार लेकर तो जाएगा नहीं, ठीक है, तलवार लेकर नहीं जाएगा तो कोई ना कोई मनुष्य लेकर जाएगा, और मनुष्य सिंह के समान शक्तिशाली होगा। तो गीदड़ जो भी कमजोर लोग हैं, जो कायर हैं, भीरू, डरपोक है, तो वे क्या है, वे वहां से पलायन कर जाएंगे, भाग जाएंगे। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, गीदड़, गीदड़ के लक्षण क्या है? डरपोक है, कायर है। और सिंह के लक्षण क्या है? वह शक्तिशाली है, जंगल का राजा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, उक्त कथन किसका है? अब ये कथन मैंने कहा था कि ये आपको जो कि तो याद करने, इनमें कोई तरीका, कोई आइडिया, कोई ट्रिक तो है नहीं। ये जो कथन है आपको सीधे की सीधे याद करने हैं। तो ये कथन है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। यह है आचार्य भट्ट नायक का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अबला जीवन आय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो जो नारी का जीवन होता है वह हमेशा समाज में पुरुषों से उसको नीचा दर्जा दिया जाता है। तो कवि ने कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला क्या है? अबला औरत का ही पर्याय है कि तुम्हारा ये जो जीवन है, इस जीवन की सभी की, अर्थात सभी औरतों की यही कहानी है। आंचल में है दूध, आंचल में दूध है, और आंखों में पानी, अर्थात जो वात्सल्य का जो प्रेम होता है एक माता को, वो भी है आप में, और आंखों में पानी, एक कठोर जीवन जीने वाले, सब कुछ सहन करने वाले भी हो। तो ये कौन सा हो जाएगा? आर्थी व्यंजना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूरा दोहा ना आता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये इतना सा शब्द आ गया, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आंचल में है दूध, तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। आंचल में है दूध आता है तो इसका अर्थ बदल जाएगा। आंचल में है दूध, आंचल में तो दूध है, और एक दूसरा अर्थ भी निकलता है इसका। आंचल में दूध अर्थात वह वात्सल्य की देवी है, अपने बच्चों से प्रेम करने वाली है, और इसी प्रेमत भावना के कारण वह सभी से प्रेम करती है। अर्थात इस समाज में जो माता का दर्जा है वह सबसे ऊंचा माना गया है, जिसमें अलग अर्थ भी निकल रहा है, और जिसमें आंचल में दूध वाला अर्थ भी निकल रहा है। तो यहाँ पर उपादान लक्षणा हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर पूरा दोहा आता है तब तो आर्थी व्यंजना है। अगर आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अगर इतना सा आता है और ये आता है, और फिर आपसे शब्द शक्ति पूछ ली जाती है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन बन जाता है तो वहां पर हो जाएगी आपकी उपादान लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है? किस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है? प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इसमें क्या कहीं लक्षण दिख रहा है आपको? सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उपयोगी है। बिल्कुल, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? सीधा अर्थ निकल रहा है, अभिधा वाला अर्थ निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। देश की नाव मझधार में है, इसको देखते हैं। चमेली का पुष्प, श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है। जो चमेली का जो फूल आता है वह सफेद रंग का होता है, वर्ण रंग का पर्यायवाची है, और वह सुगंधित फूल होता है, पुष्प होता है। ठीक है, तो ये भी अभिधा वाला ही अर्थ दे रहे, सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि चमेली का फूल सफेद रंग का होता है और सुगंधित होता है। ठीक है, अभिधा हो जाएगा। पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, बिल्कुल है, पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन कार्य है, सीधा अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभिधा शब्द शक्ति। अब ऑप्शन हमारे पास बी बचता है, देश की नाव मझधार में, अर्थात हमारे देश की जो नाव है, देश की उन्नति है, देश का विकास है, हम जैसे नव युवकों पर निर्भर है। इसलिए कवि ने कहा है कि देश की नाव मझधार में है। तो इसमें लक्षण के आधार पर, अब देश की कोई नाव नहीं है,
कहीं भी मझधार में अटकी हुई नहीं है। देश की नाव कौन है? देश की युवा पीढ़ी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो बंदूकों ने सारी बस लूट ली। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? दो बंदूकों ने, अब अकेली दो बंदूकें चल के तो आएंगी नहीं कि कोई चोरी कर लेंगे, लूट कर लेंगी। तो दो बंदूकों को लेके आने वाले कोई चोर लुटेरे भी होंगे, तो दो बंदूक वाले भी इनमें शामिल हैं, दो बंदूकें भी शामिल हैं। तो दो बंदूक वाले जो हथियार वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने सारी बस को लूट लिया। उनमें दो बंदूकें भी शामिल हैं, दो बंदूकें भी लूटने का कार्य करती हैं, अर्थात दो बंदूकों को देखकर ही लोग डर जाते हैं और अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं, या जो भी होता है सब कुछ उनको सौंप देते हैं। तो उनमें दो बंदूकों का भी अर्थ है, और दो बंदूकों को जो लेके आए थे, जो चोर लुटेरे थे, उनका अर्थ भी शामिल है। तो ऐसे में कौन सा हो जाएगा? उपादान लक्षणा, जिसमें वाच्यार्थ भी शामिल हो और उनका लक्षण भी निकले। ठीक है, वहाँ पर उपादान लक्षणा हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति नहीं है? लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद थे, मुख्य रूप से दो भेद थे, रूढ़ि लक्षणा और एक है आपके पास प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, रूढ़ि लक्षणा में तो जो परंपरा रूढ़ि के आधार पर जो अर्थ निकलता हो, या किन्हीं मुहावरों लोकोक्तियां का अर्थ निकलता हो, वे तो रूढ़ि लक्षणा में आ जाएगा। और प्रयोजन, किसी प्रयोजन के आधार पर उसका अर्थ निकाला जाए, वह प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। तो देखते हैं ऑप्शन, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा? ताजमहल एक जो आगरा में स्थित है, एक भव्य सुंदर इमारत है जो शाहजहां ने निर्मित करवाई थी। कब पूरा होगा? तो उसी के समान कोई इमारत तैयार की जा रही है, बहुत सुंदर इमारत, और जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा हो। तो उसे देखकर हम कह देंगे कि जिस प्रकार ताजमहल में बहुत समय लगा था और बहुत सुंदर इमारत बनी थी, इसी प्रकार से कोई बहुत समय तक बनने वाला भवन, उसके लिए हम कह सकते हैं कि यह ताजमहल कब पूरा होगा। उनके लक्षणों के आधार पर, ताजमहल के जो लक्षण थे कि काफ़ी दिन में पूरा हुआ था और अत्यंत सुंदर इमारत है, भव्य इमारत है, तो उसी के आधार पर, लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ लिया गया है, और लक्षण भी किसी प्रयोजन के आधार पर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा प्रयोजनवती लक्षणा। यह यमुना पुत्रों का नगर है। यमुना पुत्रों का नगर, अब यमुना से कोई जन्म लेने वाले पुत्र तो यहाँ पर रहते नहीं हैं, लेकिन यमुना नदी से जीवन यापन करने वाले लोग बहुत से रहते हैं। तो उसके लक्षणों के आधार पर ये भी क्या हो जाएगा? प्रयोजनवती लक्षणा। हम तो गंगावासी हैं, गंगावासी अर्थात गंगा में निवास करने वाला। अब गंगा नदी में कौन निवास करता है? अर्थात सेम इसी की तरह हो जाएगा कि जो गंगा नदी के आसपास जो लोग रहते हैं, गंगा नदी से अपनी जीविका चलाते हैं, सिंचाई वगैरह का जो कार्य करते हैं, पीने का पानी वहाँ से लाते हैं, तो वे सब क्या हो जाएंगे? गंगा पर निर्भर, गंगा पर आश्रित। तो उसके लक्षणों के आधार पर इसका अर्थ लिया गया है, तो ये भी किस में चला जाएगा? प्रयोजनवती लक्षणा में। ऑप्शन डी है, रामू की गाय 5 किलो दूध देती है। अब रामू की गाय 5 किलो दूध देती है, गाय तो गाय का ही अर्थ दे रही है। ठीक है, तो गाय गाय का ही अर्थ दे रही है, तो ये एक विशेष पशु विशेष के लिए एक अर्थ आया है, गाय का ही अर्थ दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिधा वाला अर्थ निकल रहा है कि सुनते ही पता चलता है कि कोई मनुष्य के लिए आया नहीं है, किसी भी प्राणी के लिए नहीं आया, केवल गाय के लिए ये शब्द आया है जो 5 किलो दूध देती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें प्रयोजनवती शब्द शक्ति नहीं है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, जब जब पनघट जाऊं सखीरी व जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती है इन नैनन के नीर। जब जब पनघट जाऊं सखीरी व जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती है इन नैनन के तीर। तो यहाँ पे जो जमुना है उसकी जगह इसका कोई भी पर्यायवाची शब्द रख देंगे, कालिंदी रख देंगे, नैनन की जगह नैन, आँख, अक्सी, जो भी इसका पर्यायवाची रख देंगे, तो इसमें जो व्यंग है समाप्त नहीं होता है। भी एक सखी अपनी सखी से कह रही है कि जब जब भी मैं पनघट पे जाती हूँ, जमुना नदी के किनारे जाती हूँ,
तो वह जमुना नदी जो है अपनी लहरें लेती रहती है, उमड़ती रहती है, उसी प्रकार मैं भी अपने पति के वियोग में आंखों से नीर बहाती रहती हूँ। अब नैनन के नीर हो या आंखों से पानी बहे या आंसू आए, तो इनमें व्यंग समाप्त नहीं होता है। यहाँ पे जमुना की जगह अगर उसका पर्यायवाची कालिंदी, रवि, तनिया जो भी रख दें तो भी इसका व्यंग समाप्त नहीं होता। तो ऐसे में क्या हो जाएगी, आर्थी व्यंजना। ठीक है। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादक अधिकाय व खाए बोराई जग व पाए बोराई। अब ये तो सभी को आता ही होगा भी, कनक कनकते सौगुनी मादक अधिकाय व खाए बोराई जग व पाए बोराई। अब यहाँ पे खाए बोराई, खाने के अर्थ में तो कनक का अर्थ क्या आ गया, कनक का खाने के अर्थ में क्या आ गया, धतूरा। अब धतूरा खाने से, क्योंकि नशीला पदार्थ है और इसको खाने से व्यक्ति बोरा जाता है, नशे में पागल हो जाता है। और यहाँ पे कनक आया है, कनक सोने का पर्याय है, सोना धन दौलत। तो धन दौलत प्राप्त करके सोना प्राप्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति भी क्या होता है, बोरा जाता है। तो इनकी जगह हम धतूरा और सोना भी रख दे तो व्यंग तो समाप्त होगा नहीं भाई। धतूरे में सोने से 100 गुनी मादकता अधिक है, अर्थात नशा अधिक है। धतूरे को खाने से व्यक्ति बोरा जाता है और सोने को पाने से व्यक्ति बोरा जाता है, पागल हो जाता है। तो व्यंग समाप्त हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, आर्थी व्यंजना। अगर इनके पर्यायवाची शब्द रखने से इसका व्यंग खत्म हो जाता तो वहाँ पर क्या हो जाती, शाब्दी व्यंजना। ठीक है। वैसे इसमें अलंकार की दृष्टि से देखो तो आप सभी को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, यमक अलंकार है। और श्लेष अलंकार होता, श्लेष एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते, अनेकार्थक शब्द भी मैंने बताया था। और श्लेष अलंकार में अनेकार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, वहाँ पे शाब्दी व्यंजना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वह कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंग्यार्थ निकलता हो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। ये शायद क्वेश्चन आ भी चुका है ऑप्शन में। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, तो ये सीधा सा अर्थ दे सीधा अर्थ नहीं निकल, जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। अब पर्वत पार करना कोई कंपलसरी तो है नहीं, हमने भी हमारे जीवन में भी एक भी पर्वत की चढ़ाई नहीं की है, लेकिन कठिनाइयों का सामना जरूर किया है। तो यहाँ पर अनेक पर्वत किसका अर्थ दे रहा है, लक्षणों के आधार पर कठिनाइयों का अर्थ दे रहा है, समस्याओं का अर्थ दे रहा है। ठीक है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, लक्षण। लक्षण के आधार पर, पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है, सीधा सा अर्थ निकल जाता, लेकिन मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, अर्थात अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके लक्षण के आधार पर इसका अर्थ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्र सुदर्शन करत सदा जन की रखवारी में कौन सी शब्द शक्ति है। इसमें चक्र सुदर्शन जो करत सदा हमेशा जन की, लोगों की रखवारी करता है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चक्र है वो लोगों की भलाई के लिए ही काम आता है, और सभी को अपने इष्ट देव के प्रति आस्था भी होती है कि वो हमारी रक्षा करेगा। चक्र सुदर्शन हमारी रक्षा करने आए नहीं आए, लेकिन हमारे मन में आस्था है तो हम इसका लक्षणों के आधार पर अर्थ लेते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, वो सबकी रक्षा करता है, उसी प्रकार हम अपने इष्ट देव के प्रति हमारी सुरक्षा की भावना रखते हैं, तो लक्षणों के आधार पर इसका अर्थ लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आधारित होती है, बिल्कुल नहीं होती। अभिधा शब्द शक्ति का तो मुख्य अर्थ निकलता है, वह तो किसी भी शब्द शक्ति पर आधारित नहीं होती, वह तो सुनने वाला उसका ज्यों का त्यों तुरंत अर्थ निकाल लेता है। ठीक है, तो लक्षणा शब्द शक्ति अभिधा पर आधारित होती है, ऐसा होता तो ये राइट हो जाता, और इसमें पूछा क्या है, सत्य, तो ये तो रॉन्ग हो गया। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आधारित होती है, बिल्कुल नहीं होती है। लक्षणा शब्द शक्ति तो अभिधा पर आधारित होती है। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अभिधा शक्ति का तो अर्थ स्वतंत्र निकलता है, स्वतंत्र होती है, बल्कि लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा पर आधारित होती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तो तीनों हमारे रॉन्ग हो गए। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा
पर आधारित होती हैं या आश्रित होती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भी लक्षण भी कब निकालेंगे, जब अभिधा वाला अर्थ हमें पता रहेगा तभी तो उसके लक्षणों पे जाएंगे, और व्यंजना पे भी तभी जाएंगे जब हमें मुख्यार्थ का पता होगा कि व्यंग्य किया जा रहा है या नहीं, या मुख्यार्थ ही निकल रहा है। तो दोनों शब्द शक्तियाँ या अभिधा पर आश्रित होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के टेस्ट में कुल 30 प्रश्न है हमारे, थोड़ा फास्ट करेंगे, 8 प्रश्न और बचे हुए हैं। तो कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए, बीच में जाइएगा नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, वहाँ लाठियाँ चल रही हैं, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो आप अर्थ ही लगा सकते हो कि लाठियाँ चलने का कार्य नहीं कर सकती, लाठियों के कोई पैर नहीं है, तो लाठियाँ चल रही हैं अर्थात लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनके लक्षण के आधार पर लाठियाँ क्यों चलेंगी, भाई लाठियाँ चलेंगी तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होगा, तो लक्षण के आधार पर इसका अर्थ लिया गया है, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कथन बताना, आपको कौन सा सही नहीं है बताना है। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना, बिल्कुल होती है। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न नहीं होगी तो अभिधा हो जाएगा, मुख्य अर्थ ही निकलेगा तो अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। बाधा उत्पन्न होती है और अन्य अर्थ निकलता है लक्षणों के आधार पर, ये तो राइट हो जाएगा। मुख्यार्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ निकलता है, बिल्कुल राइट है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना, ये बिल्कुल गलत है। संबंध कैसे नहीं होता, हमें क्या पता चला कि गाय एक पशु है या गाय के गुणों पर उसका अर्थ लिया गया है। अगर गाय घास चर रही है तब तो उसके पशु का अर्थ दे रही, पशु विशेष का, और वह गाय है तो उसके गुणों के आधार पर। तो अन्य अर्थ जो लक्ष्यार्थ होता है उसका मुख्यार्थ से घनिष्ठ संबंध होता है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। संबंध नहीं होना नहीं, संबंध होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना। तो लक्षणा शब्द शक्ति के दो मुख्य भेद होते हैं, रूढ़ि और प्रयोजन, इनके आधार पर ही अन्य अर्थ निकलता है, ये भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूढ़ यौगिक योगरूढ़ शब्दों के अर्थ बोध किस शब्द शक्ति में होता है। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द ये किस शब्द शक्ति में होते हैं, ये अभिधा में होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य को कहते हैं। शब्द भेद, शब्द गुण, शब्दार्थ या शब्द शक्ति। तो शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य को क्या कहेंगे, शब्द शक्ति कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में निहित अर्थ कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के शब्द होती हैं, शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, और 3 ही अर्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वाचक वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ लक्षक, और व्यंग्यार्थ व्यंजक, ये 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईद का चांद होना मुहावरे में शब्द शक्ति है, और ये मुहावरा नाम ही आ गया तो मुहावरे में जाना ही कहाँ है, रूढ़ि लक्षणा हो जाएगी। तो लक्षणा का भेद नहीं दिया गया है तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट है, बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँव। ये कवि बिहारी जी का दोहा है। और ये जेठ की दोपहरी जो प्रचंड धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसका वर्णन कवि ने इसमें किया है कि एक नायिका है जो कह रही है कि बैठी रही अति सघन वन, मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी घने जंगल में जाकर बैठ जाऊं, घने जंगल में वृक्षों की छाया में बैठ जाऊं, क्योंकि इस प्रचंड दोपहरी में कहीं भी छाँव नहीं है। पैठी सदन तन माँ, पैठी या बैठ जाऊं। ठीक है, सदन, सदन किसका पर्याय है, सदन किसका पर्याय है, सभी को पता है, भवन का पर्याय है। या तो घर में मकान के अंदर ही छाँव है, या फिर घने जंगल में ही छाँव मिलेगी। महा अंदर का अर्थ दे रहा है। देखी दोपहरी जेठ की दोपहरी देखकर छाँव चाहती छाँ, छाँ भी छाँ
चाहती है, ये तो सीधा अर्थ निकल गया। लेकिन एक इसमें व्यंग और निकल रहा है। एक नायिका है जो अपने पति को बाहर जाने से रोकती है कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, केवल घर के अंदर ही छाँव है, इसलिए तुम इस जेठ की दोपहर में बाहर मत जाओ। छाँव भी छाँव चाहती है, अर्थात मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इस प्रचंड गर्मी में मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर व्यंग हो गया, तो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। व्यंजना शब्द शक्ति थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर है, बट हमें उसका अगर भावार्थ आएगा तो हम तुरंत उसके अर्थ तक पहुँच जाएंगे, और अर्थ तक पहुँचने के बाद हम शब्द शक्ति का भी तुरंत पता लगा लेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये है आज के क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। हवा से बातें करना मुहावरे में कौन सी शब्द शक्ति है? मुहावरा नाम आ गया, वैसे भी देख लो हवा से बातें नहीं हो सकती, क्योंकि हवा कोई इंसान नहीं है, और इस सृष्टि में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य है, जो आपस में बातें कर सकता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है। तो हवा तो कोई मनुष्य तो है नहीं जिससे बातें की जा सके। हवा से बातें करना अर्थात बहुत तेज गति से चलना, तेज गति से दौड़ना या तेज गति से चलना। ठीक है, हवा से बातें करना। मुहावरे का अर्थ भी आपको पता चल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? रूढ़ि लक्षणा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करते रहना। और आज की क्लास में नहीं सॉरी, कल की क्लास में, आज की तो अभी आएगी, कल की क्लास में देखा कि आपने कमेंट्स बहुत कम किए हैं, जिनका मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाई थी। लेकिन कोई नहीं, आगे से आपके सभी प्रश्नों के जो भी समस्याएं रहेंगी रिप्लाई दिया जाएगा। और आज का आपका एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, जिसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन है आपके पास, आतिश देखने तो सारा शहर ही उमड़ पड़ा। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका